नमस्कार। आज हम श्रोताओं के भेजे स्रोतों के आधार पर भारत के कुछ ऐसे प्राचीन वैज्ञानिक अग्रदूतों पर बात कर रहे हैं जिनका जिक्र हमें इतिहास की किताबों में कम ही मिलता है। जी हाँ। कोशिश ये समझने की है कि ब्रिटिश राज से पहले ये जो विचारक थे, जैसे वराहमिहिर, सुश्रुत, चरक, इनका योगदान क्या था और मतलब इनका ज्ञान फिर कैसे धुंधला पड़ गया। सही कहा। और ये सोचना भी कमाल का है कि आज के वेस्टर्न साइंस से सदियों पहले यहाँ ऐसे लोग थे जिनके काम ने सोच को एक नई दिशा दी। बिल्कुल, खगोल शास्त्री, चिकित्सक, गणितज्ञ, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स में ज्यादा दिखते नहीं। हाँ, और ये सिर्फ ऐतिहासिक बात नहीं है। उनका काम आज भी विज्ञान के इतिहास को समझने के लिए जरूरी है, जो अक्सर बस यूरोप तक ही सीमित रह जाता है। ये दिखाता है कि साइंटिफिक सोच किसी एक जगह या समय की बपौती नहीं थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वराहमिहिर, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ। हाँ, वराहमिहिर ये गुप्त काल में थे, करीब 505 से 587 ईस्वी, और उज्जैन की जो मशहूर ऑब्जर्वेटरी थी उससे जुड़े थे। अच्छा, और उनका मुख्य काम बताया गया है पंच सिद्धांतिका। जी, पंच सिद्धांतिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उस टाइम की 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स का सार है एक तरह से। ओके। इसमें उन्होंने न सिर्फ ये कहा कि पृथ्वी गोल है, बल्कि एक ऐसे फोर्स का भी इशारा किया जो चीजों को नीचे खींचता है, मतलब ग्रेविटी जैसा कुछ। कमाल है उस जमाने में। हाँ, और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इनकी भी साइंटिफिक वजह बताई। ये बहुत बड़ी बात थी तब। और दिलचस्प ये है कि वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमी तक ही सीमित नहीं थे। स्रोत बताते हैं बृहद संगीता के बारे में भी। बिल्कुल। बृहद संगीता तो जैसे एक इंसाइक्लोपीडिया है, मौसम, आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, यहाँ तक कि भूकंप, खेती, सब कुछ। गजब की रेंज थी मतलब। यूनिवर्स से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक का विज्ञान। सही में अद्भुत प्रतिभा। अच्छा, अब अगर थोड़ा और पीछे चलें टाइम में, करीब 600 ईसा पूर्व। हाँ, काशी, वाराणसी, सुश्रुत। हाँ, सुश्रुत, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। और उनकी सुश्रुत संहिता तो क्या कहूं, एक खजाना है। स्रोत बताते हैं 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स। जी हाँ, 300 से ज्यादा। सोचिए जरा, मोतियाबिंद हटाना, फ्रैक्चर जोड़ना, सिजेरियन डिलीवरी। और प्लास्टिक सर्जरी भी, खासकर नाक का रिकंस्ट्रक्शन, राइनोप्लास्टी। बिल्कुल, और साथ में 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट भी। ये सब उस वक्त सच में अविश्वसनीय लगता है। और उन्होंने सिर्फ प्रोसीजर नहीं बताए, बल्कि साफ सफाई, डाइट और पोस्ट ऑप केयर पर भी बहुत जोर दिया। ये बातें तो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। और एक मजेदार बात ये भी है कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश सर्जन्स ने पुणे में इन्हीं भारतीय तकनीकों को दोबारा खोजा और उनसे सीखा। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। ये दिखाता है कि ज्ञान कितना विकसित था। बिल्कुल। अच्छा, सर्जरी में सुश्रुत थे तो हेल्थ का एक और नजरिया लेकर आए चरक, लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व में। आज चरक और उनकी चरक संहिता, हाँ, तो आयुर्वेद का आधार। जी, चरक का मूल मंत्र था इलाज से बेहतर रोकथाम है, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने वो त्रिदोष वाला कॉन्सेप्ट दिया, वात, पित्त, कफ, और बताया कि इनका बैलेंस ही हेल्थ है। उनकी संहिता में जड़ी बूटियों, मिनरल्स, खाने को दवा की तरह इस्तेमाल करने का जिक्र है। बहुत विस्तार से। और उन्होंने मन और शरीर के कनेक्शन को भी समझा, जिसे आज हम साइकोसोमैटिक मेडिसिन कहते हैं ना। सही बात है। स्रोत ये भी कहते हैं कि उन्होंने 300 से ज्यादा बीमारियों को क्लासिफाई किया, नाड़ी परीक्षा यानी पल्स डायग्नोसिस बताया, और डॉक्टरों के लिए एथिक्स कोड भी बनाया। हाँ, ये सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं था, पूरी हेल्थ फिलॉसफी थी। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ये ज्ञान इतना आगे था तो ये हमारी याददाश्त से, मतलब पब्लिक मेमोरी से कैसे मिट सा गया? इसका बड़ा कारण तो कॉलोनियल दौर रहा, अंग्रेजों का राज। हुआ ये कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ने धीरे धीरे भारतीय वैज्ञानिक योगदानों को साइडलाइन करके वेस्टर्न नैरेटिव को आगे बढ़ाया। कई पुराने संस्कृत ग्रंथ जिनमें पक्की वैज्ञानिक बातें थीं, उन्हें बस माइथोलॉजी या धार्मिक टेक्स्ट कहकर कम आंका गया। अच्छा, मतलब साइंटिफिक कंटेंट को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, एक तरह से। कॉलोनियल इतिहासकारों ने अक्सर माना ही नहीं कि इन ग्रंथों में अनुभवजन्य यानी एम्पिरिकल साइंस हो सकता है। और दुख की बात यह है कि आजादी के बाद भी हमारी टेक्स्ट बुक्स में काफी हद तक वही पुराना ढांचा चलता रहा। हाँ, ये एक समस्या रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये विरासत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। सही है। आयुर्वेद, ज्योतिष, योग, यहाँ तक के कुछ मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक्स भी, इनकी जड़ें इन्हीं पुरानी व्यवस्थाओं में मिलती हैं। आज भी प्रासंगिक हैं।
बिल्कुल। और अब यूनेस्को, दुनिया भर के स्कॉलर्स इन ग्रंथों को फिर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक भी इंडोलॉजी और डिजिटल आर्काइव्स के जरिए इन्हें बचाने और पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि भारत के प्राचीन विचारकों में मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स इन सब में बहुत गहरी नींव रखी थी। हाँ, ज्ञान सिर्फ लैब तक सीमित नहीं था, वो मंदिरों, गुरुकुलों, रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा था। हाँ, उपनिवेशवाद से पहले विज्ञान और तर्क भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग थे। और यहाँ शायद श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ सकते हैं जरूर जरूर कि क्या ये जो पुराना ज्ञान है, ये सिर्फ इतिहास की बात है, या आज की जो हमारी मुश्किलें हैं, हेल्थ हो, पर्यावरण हो, समाज हो, क्या इन भूली हुई वैज्ञानिक सोच में हमारे लिए भी कोई रास्ता, कोई समाधान छिपा हो सकता है? बहुत अहम सवाल है ये, सोचने पे मजबूर करता है।